हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके पीवाईक्यू टेस्ट पार्ट 48। काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के क्वेश्चन आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। पिछले 3-4 सालों में उत्तराखंड के इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे संबंधित अन्य जो फैक्ट हैं उनको भी इसमें कवर करेंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम में प्रश्न यहाँ से दोबारा रिपीट होने की संभावना रहती है। सेम डिक्टो क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन निकाला गया है उस टॉपिक से अन्य जो फैक्ट होते हैं उससे संबंधित प्रश्न आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। बाकी देखिए आपके आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज है। बाकी री एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज आपको दी गई है। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट अगर आपको लगाने हैं बाइलिंगुअल और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखेंगे आज यूके जीके पीवाईक्यू पार्ट 48। पहला क्वेश्चन देखेंगे, छांगलेस वंश की प्रशस्ति निम्न में से कहां से प्राप्त हुई? तो देखिए छांगलेस जो वंश था महत्वपूर्ण है। छांगलेस वंश जो था आपका ये लाखा मंडल में आपका स्थापित था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाखा मंडल से ये प्रशस्ति हमको प्राप्त होती है और ये एक खंडित शिलालेख के रूप में हमको प्राप्त हुई है। इस खंडित अभिलेख में 7 राजाओं का उल्लेख है। कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है इसमें? 7 राजाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, अब हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए आपका कि लाखा मंडल से जो छांगलेस वंश का खंडित शिलालेख मिला है इसमें कितने राजाओं के स्पष्ट नाम प्राप्त होते हैं? तो 7 राजाओं का स्पष्ट नाम इसमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें पहले राजा का जो नाम मिलता है वो आपका नरपति मिलता है, और अंतिम जो राजा था नरपति जयदास, नरपति जयदास पहले राजा का नाम है, और अंतिम राजा का नाम इसमें नामक्षत मिलता है। ठीक है, नामक्षत। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे? तो देखिए चमोली से हमको मिलते हैं पाषाणकालीन समाधान, और ये मिले थे हमको कहां से? चमोली के मलारी गांव से। ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा मलारी गांव से। खासकर देखिए पाषाणकालीन समाधान के साथ साथ मलारी गांव से हमको 5.2 केजी का एक सोने का मुखौटा भी प्राप्त हुआ। ठीक है, सोने का मुखौटा, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे। कत्यूरी शासकों की राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो देखिए कत्यूरी जो वंश था इनकी देखिए राजभाषा अलग थी और इनकी जन भाषा अलग थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जन भाषा। तो जो आम बोलचाल की भाषा थी कत्यूरी शासन के दौरान ये थी पाली भाषा। पाली भाषा आम बोलचाल की भाषा थी जिसको जन भाषा बोलते हैं हम। और शासन की जो राजभाषा थी, जैसे आज हिंदी राजभाषा है हमारी, है ना, लेकिन अलग अलग रीजन में अन्य लैंग्वेजेस भी बोले जाते हैं, लेकिन सरकार ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। ऐसे उसमें कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत बिल्कुल सही है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, उस पर ध्यान मत दीजिए आप, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन काल में अस्कोट जो थी किसकी राजधानी थी, किस वंश की राजधानी थी? देखिए अगर आपने अस्कोट वंश पढ़ा होगा तो अस्कोट में देखिए आपका पाल वंश की स्थापना हुई थी। पाल वंश, ठीक है, अस्कोट में पाल वंश स्थापित किया था किसने? राजा अभयपाल ने। अभयपाल के द्वारा ये स्थापना हुई थी। और अभयपाल जो था ये कत्यूरी मूल का ही राजा था। जब उत्तराखंड में बहु अराजकता का समय चलता है आपका, लगभग 1000वीं जो शताब्दी चली थी, तो 10वीं सदी में क्या हुआ, बहु अराजकता का राज चला। तो उसमें बहुत जगहों पे जो कत्यूरी शासक थे वो अलग अलग जगहों पे जाके छोटे छोटे उन्होंने क्या बना दी थी, प्रशासनिक इकाइयां वहां पे बना दी थी। ठीक है, अपना अपना मतलब छोटे छोटे एक बोल सकते हैं रियासत टाइप की बना दी थी उन्होंने। तो इसमें देखिए आपका अस्कोट भी था, और अस्कोट ये पाल वंश से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कत्यूरी वंश। ठीक है, अस्कोट कत्यूरी वंश की ही राजधानी थी। अब पाल वंश यहाँ पर कत्यूरियों की ही शाखा थी। इसमें यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए दोनों ऑप्शन जब आ गए हैं ऑप्शन में, तो पाल वंश तो स्थापित हुआ लेकिन ये कत्यूरी वंश का ही मूल शाखा थी। ठीक है, कुछ कत्यूरी अस्कोट चले गए, कुछ कत्यूरी मानिल चले गए, कुछ कत्यूरी पाली पछाव चले गए, कुछ कत्यूरी शासक आपका बैजनाथ में चले गए, कुछ हमारे गढ़वाल के अन्य भागों में रहे। ठीक है, यानी कि कत्यूरियों का ही विघटन हुआ था उस समय अलग अलग जगहों पे। मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? तो देखिए दिए गए विकल्पों में जो मुंड और सबर नाम से जानी जाती है इस जनजाति का नाम है ऑप्शन डी, कोल जनजाति। ठीक है, जनजाति नहीं, माफ कीजिएगा, कोल जाति। कोल जाति जो है ये
राज्य की सबसे प्राचीन जाति मानी जाती है, ठीक है। राज्य की सबसे प्राचीन अगर पूछेगा एग्जाम में तो ये आपका कोल जाति है। अगला देखिए, कार्तिकेयपुर साम्राज्य में अंतिम कत्यूरी शासक कौन था। देखिए कार्तिकेयपुर साम्राज्य मैंने पूरा आपको पढ़ाया उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में, आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि कार्तिकेयपुर जो वंश था इसकी स्थापना किसने की थी, बसंत देव के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और कार्तिकेयपुर साम्राज्य में अंतिम शासक की हम बात करें तो अंतिम शासक था इसका सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभिक्ष राजदेव। आगे बढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक स्थल लाखो उडियार किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए लाखो उडियार से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लाखो उडियार किस नदी के तट पर है, लाखो उडियार की खोज कब हुई थी, किसने की थी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी 1968 में, 1968 में इसकी खोज की थी किसने, डॉक्टर एमपी जोशी जी ने, ठीक है। एमपी जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्लियर। और ये आपका सुयाल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल की रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। लाखो उडियार या लाखो गुफा, उडियार जो है गुफा के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है, कुमाऊं अंचल में और गढ़वाल में भी। तो लाखों गुफा में पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी निम्न में से किस रचना में मिलती है। तो कौन सी रचना है जिसमें ये बताया गया है कि ललितादित्य मुक्तापीठ का उत्तराखंड का अभियान भी हुआ था, ठीक है। ये हमको पता चलता है किससे, कश्मीर के इतिहास पे प्रकाश डालने वाली पुस्तक रास तरंगिणी से। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, रास तरंगिणी पुस्तक में इसके बारे में उल्लेख है। और इसका जो लेखक था वो था कलहण। कलहण की रास तरंगिणी में हमको पता चलता है कि उसमें ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या किया था, उत्तराखंड के क्षेत्रों का अभियान किया था, यानी कि यहाँ पे आया था वो साम्राज्य विस्तार के लिए, ये हमको पता चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी हमको प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सा पुराण है जिसमें हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको चीनी यात्री वेनसांग के समय भी बताया था उत्तराखंड में कौन कौन से साम्राज्य फैले हुए थे, वेनसांग ने किसको किस नाम से संबोधित किया था। हरिद्वार का नाम मायापुरी हमको प्राप्त होता है किसमें, ऑप्शन डी स्कंद पुराण में, ठीक है। डी आंसर इसमें बिल्कुल सही है। स्कंद पुराण बहुत महत्वपूर्ण है भैया आपका। स्कंद पुराण में ही हमारा कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड बोला गया है और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड बोला गया है। और स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड बताए गए हैं, कितने, 5 हिमालयी खंड, बहुत महत्वपूर्ण है। 5 हिमालयी खंड कौन कौन से है ये, पहला है देखिए आपका केदार खंड गढ़वाल, उसके बाद मानस खंड इनकी वर्तमान का कुमाऊं, ठीक है, मानस खंड। इसके अलावा बात करें नेपाल, वर्तमान का पूरा जो नेपाल है, और कश्मीर, कश्मीर वाला जो एरिया है, और आपका जालंधर। तो ये 5 उस समय हिमालयी खंड बताए गए हैं, किसमें बताए गए हैं, स्कंद पुराण में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो माया क्षेत्र से हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र था, यानी कि माया मतलब हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड बोला गया है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का जो क्षेत्र था उसको मानस खंड बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख निम्न में से किस रचना में मिलता है। देखिए कटेहर का हिंदू राजा था खड़क सिंह महतो, ठीक है, इसका नाम था खड़क सिंह महतो। तो इसका कुमाऊं की तरफ भागने का जो उल्लेख मिलता है दिए गए विकल्पों में से सही आंसर हो जाएगा तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तारीख ए मुबारक शाही। चलिए आगे बढ़ेंगे, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था। तो देखिए वैदिक काल जो था हमारा, वैदिक काल जब चल रहा था तो वैदिक काल के समय भी उत्तराखंड की धरती में किसी न किसी का शासन तो रहा होगा ना। जो हम वैदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, तो इस टाइम पीरियड पे भी उत्तराखंड में शासन चल रहा था। और उस समय वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था, त्रित्सु का शासन था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रित्सु। चलिए आगे बढ़ेंगे, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था। तो कत्यूरी काल में जो हमारी प्रशासनिक इकाई थी, क्या इसको संबोधित किया जाता था, किस क्षेत्र के लिए क्या नाम था, ये मैं आपको उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आप अवश्य देखिएगा क्लासेस को, ठीक है। अब जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई थी इसको कर्मांत कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा कर्मांत, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। कत्यूरी शासन काल में या कार्तिकेयपुर राजवंश में कौन सा जो प्रशासनिक अधिकारी था क्या था,
ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। कार्तिकेयपुर में अगर हम देखते हैं कुछ टर्म बनते हैं, जैसे आपके प्रांतपाल पूछा जाता है, प्रांतपाल क्या था, तो प्रांतपाल जो था सीमाओं का सुरक्षा करने वाला अधिकारी था, यानी कि बॉर्डर की सिक्योरिटी वाला, ठीक है। ऐसे घट्टपाल था, उसमें घट्टपाल क्या था, तो घट्टपाल जो होता था जो गिरिद्वार होते हैं, यानी कि जो पासेज होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास है ना लिपुलेख दर्रा है, ऐसे जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र के दर्रे हैं, तो इन दर्रों पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता था उसको घटपाल कहा जाता था। ऐसे आपका नरपति होता था, नरपति जो होता था नदी घाटों पर होता था चुंगी कर वसूली के लिए, ठीक है। ऐसे उसमें और भी पद थे। पैदल सेना को उसमें पदातिक कहा जाता था, घोड़े वाली सेना को अश्वारोही कहा जाता था, जहां पर हाथी होते थे सेना में उसको गजारोही कहा जाता था, और ऊंट वाली सेना को उष्ट्रारोही कहा जाता था। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए, प्रशासनिक इकाई के लिए कर्मांत शब्द प्रयोग किया जाता तहसील स्तर पे। वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में गोविशांग वर्तमान में कौन सा स्थान है, तो वेनसांग ने देखिए अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया भाई, इसने गोविशांग बोला किसको, काशीपुर को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जगह। वर्तमान का जो काशीपुर है ना, इसको गोविशांग बोला इसने, ठीक है। और इसने देखिए जो उसमें हमारा ब्रह्मपुर राज्य था, उसमें जो अलग अलग विषय थे वो भी मैंने बताया था, उसमें विषय के रूप में विभाजित था। मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी इस पे दी थी आपको, कौन कौन से विषय थे, टंगनपुर विषय क्या था, एशाल विषय क्या था, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है, आप जरूर देखिएगा। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ के नाम से उल्लेखित किया गया है। देखिए ये जो आपका पीवाईक्यू है, ये आपका समाज कल्याण अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। कालिदास की रचना जिसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ यानी कि औषधियों का घर, औषधियों का क्षेत्र बोला गया है, और इस रचना का नाम है कुमार संभव, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर जाएगा, कुमार संभव। चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो चंपावत के जो बालेश्वर से हमको अभिलेख मिलते हैं, ये आपका संबंधित है किस शासक से, ऑप्शन बी क्राचल्य देव से, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्राचल्य देव जो था आपका, ये डोटी प्रदेश का राजा था, ठीक है। उत्तराखंड के भूभाग पे दो राजाओं ने यहाँ पर सीमा विस्तार किया था, एक था अशोक चल्ल और दूसरा था क्राचल्य देव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत लंबा समय लगता है वापस गोरखाओं को, कुमाऊं और गढ़वाल को कैप्चर करने में। अमोघ भूति किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अमोघ भूति से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और अमोघ भूति से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी, उत्तराखंड में पहली राजनीतिक शक्ति शासन करने वाली कुविंद थे, ठीक है। तो कुविंद वंश का ही प्रतापी शासक था अमोघ भूति, ध्यान रखेंगे। और कालसी अभिलेख जो हमको मिलता है उसमें पता चलता है कि प्रारंभ में जो कुविंद थे ये मौर्यों के अधीन थे। जब भारत में मौर्य वंश चला था तो यहाँ पे कुविंद जो थे उन्हीं के अधीन थे। अब जो अमोघ भूति था, अमोघ भूति की देखिए हमको मुद्राएं भी प्राप्त होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है बोल रहा हूं मैं। अमोघ भूति की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हमको मिलती हैं, अल्मोगा प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं कुविंद वंश की, और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये आपका सिल्वर और कॉपर की बनी हुई है, और इसमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि हमको प्राप्त होती है, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में प्राप्त होते हैं ये जो सिक्के मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, खरोष्टी लिपि में, ठीक है। और अल्मोगा से जो मिली चार मुद्राएं हैं किन शासकों से संबंधित क्वेश्चन बनता है, शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभत्त कुविंद शासकों से संबंधित अल्मोगा वाली मुद्राएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फड़कानौली और पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की थी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के स्रोत हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें देखिए आपका पूछा है फड़कानौली और पेटसाल। मैंने आपको बताया जो हमारा प्रागैतिहासिक काल में लाखों गुफा थी, इसकी खोज की थी एमपी जोशी ने 1968 में। ऐसे चमोली में हमको मिलती है ग्वारख्या गुफा, ठीक है, जो कि राकेश भट्ट, जिसका श्रेय जाता है राकेश भट्ट को ढूंढने का। ऐसे यहाँ पर पूछा गया आपका फड़कानौली, तो फड़कानौली की जो खोज की थी ये आपका 1985 में की गई थी। किसने की थी, आपका यशोधर मठपाल जी ने। और पेटसाल की भी खोज की थी 1989 में, और ये किसने की थी, यशोधर मठपाल जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जगह। अल्मोड़ा के पेटसाल से कत्थई रंग के मानव आकृतियां मिली हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। फड़कानौली से 3 शैलाश्रय हमको प्राप्त होते हैं। कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में निम्न में से किसे पूजा जाता था, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। कत्यूरियों की जो हमारी कुलदेवी थी, कत्यूरियों की कुलदेवी का नाम था आपका नंदा देवी, ठीक है। राइट आंसर जगह इसमें ऑप्शन डी नंदा देवी।
ठीक है। पंवार शासकों का भी क्वेश्चन बनता है। देखिए अजय पाल जो थे उन्होंने देवलगढ़ में आपका राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी, राज राजेश्वरी। तो ये भी जो हमारे पंवार शासक थे उनकी कुलदेवी थी। देवलगढ़ में अजय पाल के द्वारा ही राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण हुआ था, जबकि कत्यूरी शासकों की नंदा देवी कुलदेवी थी। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है दिए गए विकल्पों में? तो दिए गए विकल्पों में तलहटी क्षेत्र में जो हमारा स्थित है ये आपका हो जाएगा मोर ध्वज, कोट द्वार के निकट स्थित है मोर ध्वज। ठीक है, तलहटी क्षेत्र का मतलब यह है कि थोड़ा प्लेन एरिया में स्थित है। तो मोर ध्वज से जो हमको मिलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका, पौड़ी गढ़वाल। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हमको मिलते हैं किस भाषा में? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है किस वंश से संबंधित है? तो ये कार्तिकेयपुर जो राजवंश है, ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश, उससे संबंधित है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। कार्तिकेयपुर राजवंश से हम देखते हैं जो संबंधित ताम्रपत्र है कौन कौन से हैं। एक तो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, ठीक है, जो कि आपका चमोली के पांडुकेश्वर से मिला है, बद्रीनाथ के नीचे है ना पांडुकेश्वर। इसके अलावा आपका बागेश्वर से जो प्राप्त हमको शिलालेख है, उसके अलावा कंडारा से हो गए, बैजनाथ से हो गए, चंपावत से हो गए, ये सभी कार्तिकेयपुर राजवंश की जानकारी देते हैं हमको। अगला देखिए, कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कण्वा आश्रम जो है आपका ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार बना है पूर्व में, और यहीं पर बोला जाता है कि जो हमारा दुष्यंत और शकुंतला रहते थे और उनका पुत्र भरत का जन्म हुआ, और उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, तो ऋषि कण्व की जन्मभूमि इसको माना जाता है। वर्तमान पौड़ी गढ़वाल मालिनी नदी के तट पर। निम्न में से कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए कत्यूरियों की जो प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ थी। ठीक है, जोशीमठ के बाद कत्यूरियों ने जो अपनी राजधानी स्थानांतरित की, कहाँ की थी वो? वर्तमान गरुड़ के बैजनाथ में। ठीक है, बागेश्वर में जो बैजनाथ है, आज भी आप देखेंगे बैजनाथ में मंदिर देखने को आपको मिलते हैं। गोमती के तट पर इस बैजनाथ की स्थापना की थी उसमें, और इसी बैजनाथ का जो पूरा एंटायर एरिया है वो, ठीक है, बहुत आपने देखा होगा एक पठारनुमा भूमि है, समतल थोड़ा भूमि भी आपको देखने को मिलती है। तो बैजनाथ एक घाटी के कटोरे जैसी है, और इसी को कत्यूर घाटी के नाम से संबोधित किया जाता है। सलोगादित्य वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो देखिए आपका जब हम कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ते हैं ना, उसमें प्रथम परिवार आता है, फिर हमारा द्वितीय परिवार आता है, ऐसे जब परिवार आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपका सलोगादित्य वंश भी आता है। सलोगादित्य वंश की जो स्थापना की थी दिए गए विकल्पों में, वो की थी किसने? इच्छर देव ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें, इच्छर देव। महाभारत में उत्तराखंड की धरती का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो महाभारत में उत्तराखंड की धरती को बोला गया आपका, राइट आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर कुरु। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उत्तर कुरु। देखिए उत्तराखंडी जीके रिवीजन महाकुंभ की पहली क्लास में मैंने आपको बताया पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। स्पेशली एक हमारा बौद्ध ग्रंथ में पूछ लेता है कई बार, बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है हिमवंत। ठीक है, हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग ने निम्न में से किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो चीनी यात्री जब यहाँ पे आया था हर्षवर्धन के शासन में 634 ईस्वी के आसपास वो आया था, उस समय देखिए हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। उसने कुंभ मेले को देखा और कुंभ मेले को देख के तृप्त हो गया भाई वो, उसको लगा कितना बड़ा ये धार्मिक आस्था वाला देश है, दूर दराज से लोग आते थे। ठीक है, तो ये देखते हुए वेनसांग ने उसको मोक्ष पर्व कहा था, कुंभ पर्व इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चीनी यात्री जो वेनसांग था इसने गंगा नदी को किस नाम से संबोधित किया था, क्वेश्चन बनता है। गंगा नदी के लिए इस यात्री ने जो नाम लिया था वो लिया था महाभद्रा। गंगा को क्या बोला था इसने? महाभद्रा। ठीक है, और जो हरिद्वार का आसपास का पूरा राज्य था उसको ब्रह्मपुर राज्य संबोधित किया था इसने। मायापुर भी बोला इसने हरिद्वार को। ठीक है, मयूलों के नाम से भी संबोधित किया। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ पे स्थापित की थी? तो नरसिंहदेव ने कत्यूरी, जो कत्यूरी शासक था, इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था कहां से? जोशीमठ से बैजनाथ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जोशीमठ से बैजनाथ। अगला देखिए, उत्तराखंड से प्राप्त गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख किस शताब्दी से संबंधित हैं? तो उत्तराखंड के गोपेश्वर जो कि चमोली में स्थित है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है। बाड़ाहाट का जो स्तंभ लेख है उत्तरकाशी से संबंधित है। इनका जो हमको ये जो भी इसमें लेख लिखे गए हैं ये आपके 6ठी शताब्दी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी, 6th सेंचुरी।
उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो बताइए सबसे प्राचीन अभिलेख दिए गए विकल्पों में कौन सा है? ठीक है, तो उत्तराखंड में देखिए जो आपका सबसे प्राचीन अभिलेख है दिए गए विकल्पों में, वो हमारा हो जाएगा कालसी अभिलेख। ठीक है, कालसी का जो अभिलेख है ये सबसे प्राचीन अभिलेख है और ये आपका किसके टाइम पीरियड का है? ये हमारा जो अशोक था, मौर्य वंश का शासक, ठीक है, उसका भी यहाँ पर हमको उल्लेख मिलता है इस कालसी के अभिलेख में। तो कालसी अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना आपने, सबसे पुराना अभिलेख है। इसकी खोज की थी 1860 में। ठीक है, किसने? जॉन फॉरेस्ट ने, मिस्टर जॉन फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी कालसी अभिलेख की 1860 में। ठीक है, और इसका निर्माण किया था 257 फिर 257 ईसा पूर्व BC। किसने किया था? अशोक ने, मौर्य शासक जो था। ये उत्तराखंड की धरती पे सबसे प्राचीन शिलालेख है और देहरादून में यमुना टोन के संगम पर स्थित है। अमलाव गाड़ भी है यहाँ पे, वहां पे आपको ये अभिलेख मिलेगा। कालसी अभिलेख जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखा गया है किसमें? प्राकृत भाषा में। इसकी भाषा जो है प्राकृत है। इसकी लिपि जो है वो आपका कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, इस कालसी अभिलेख में हमको 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 5 यवन राजाओं यानी कि 5 ग्रीक किंग, जो 5 ग्रीक किंग थे उनका भी इसमें उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना था पूर्व किसी परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो नहीं की जाती पूछा जा रहा है इसमें। हिमालय की जो प्रागैतिहासिक जो हमारी जातियां हैं उसमें देखिए आपका गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है। ठीक है, शक नहीं होगा इसमें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक जो है आपका प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं गिनी जाती। ठीक है, अगला देखिए, वर्ष 1191 में नेपाल के शासक अशोक चल्ल ने, ठीक है, अशोक चंद्रा नहीं होगा, ये अशोक चल्ल होगा ये। ठीक है, अशोक चल्ल। तो 1191 में नेपाली शासक अशोक चल्ल ने उत्तराखंड के कुछ भागों पर अधिकार किया और इसकी जानकारी हमको मिलती है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख चमोली से प्राप्त होता है। इसकी जो लिपि है बहुत महत्वपूर्ण, शंख लिपि। गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है किस लिपि में लिखा गया है? शंख लिपि में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड PYQ सेशन पार्ट 48। इसमें हमने देखा उत्तराखंड का जो हमारा प्रागैतिहासिक कालीन है, मध्यकालीन है और आद्य ऐतिहासिक कालीन है और आपका कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने कवर किए यहाँ पे। ठीक है, आगे सेशन ऐसे चलते रहेगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो आगे वाली परीक्षा में फिर बन सकते हैं उनको हम ऐसे ही यहाँ पर PYQ सेशन में रिवाइज करते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।